Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss product life cycle और PLC. तो अब इससे प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोडक्ट डिसीजंस को डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्रोडक्ट मिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन को डिस्कस किया था और हम उसमें प्रोडक्ट लेवल्स को भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट प्रोडक्ट लेवल्स को डिस्कस किया था। कोर प्रोडक्ट देखा था, उसमें हमने बेसिक प्रोडक्ट देखा था और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट और पोटेंशियल प्रोडक्ट को भी हमने डिस्कस किया था। और इसके बाद हमने प्रोडक्ट मिक्स के अंदर प्रोडक्ट विड्थ, प्रोडक्ट डेप्थ और प्रोडक्ट लाइन को भी डिस्कस किया था। तो आई होप आप इन टॉपिक्स को प्रोडक्ट डिसीजंस के अंदर समझ गए होंगे। तो ये मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस के अंदर फर्स्ट पी था, जिसमें हमने प्रोडक्ट डिसीजंस को देखा था और अब हम उसी में प्रोडक्ट डिसीजंस के अंदर ही हम यहाँ पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या फिर PLC भी कहते हैं हम इसको। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है उसको पढ़ना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ताकि मार्केटर्स जो हैं उनको ये पता चल जाए कि उनका प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअली किस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज के अंदर है। तो अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है कि उसे हमें मार्केट में अभी इंट्रोड्यूस करना है तो वो इंट्रोडक्शन स्टेज पर होगा, और अगर ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो ऑब्सोलीट हो जाता है, पुराना हो जाता है या फिर बायर्स के लिए उतनी यूटिलिटी उस प्रोडक्ट की नहीं रह जाती है। इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकता है, बायर्स का टेस्ट चेंज हो सकता है, उनके प्रेफरेंसेस चेंज हो सकते हैं, उनके डेमोग्राफिक्स चेंज हो सकते हैं। तो इसीलिए वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से अबैंडन हो जाता है। तो अब यहाँ पे मार्केटर्स जो हैं वो इन स्टेजेस को इसीलिए स्टडी करते हैं ताकि वो ये समझ पाएँ कि जो भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज में वो प्रोडक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग उनको क्या स्ट्रैटेजीज़ जो होंगी, मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजीज़ जो होंगी वो अडॉप्ट करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन स्टेज पर है तो वहाँ पे डिफरेंट जो स्ट्रैटेजीज़ होंगी प्रोडक्ट को लेकर, मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजीज़ होंगी वो यहाँ पर डिफरेंट होंगी उसके बाकी स्टेजेस से, जो कि ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन या फिर अबैंडनमेंट स्टेज हो सकती है। तो इन्हीं 5 डिफरेंट स्टेजेस पर, इन्हीं 5 डिफरेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस पर वहाँ पर मार्केटिंग मिक्स की जो स्ट्रैटेजीज़ या पॉलिसीज़ होंगी वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो इसीलिए वहाँ पे मार्केटर्स को ये आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो किस स्टेज पर है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर। तो जैसे ह्यूमन लाइफ साइकिल होता है वैसे ही यहाँ पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी होता है कि वहाँ पे प्रोडक्ट जो है उसका ये लाइफ स्पैन होगा। अगर लेट्स से कोई प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन स्टेज पर है तो उसमें फिर ऐसा हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म तक 1 ईयर और 2 ईयर या 5 ईयर्स तक वो इंट्रोडक्शन स्टेज पर ही रह सकता है। हो सकता है वो ग्रोथ स्टेज पर अभी एंटर ही ना हुआ हो, या फिर वो लॉन्ग टर्म तक ग्रोथ स्टेज पर भी रह सकता है, या वो मेच्योरिटी स्टेज पर एंटर हो ही ना। तो यही 5 स्टेजेस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले हम इंट्रोडक्शन स्टेज देखेंगे, फिर हम ग्रोथ स्टेज को स्टडी करेंगे, देन मैच्योरिटी, देन डिक्लाइन एंड अबैंडनमेंट। तो अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेज होती है इंट्रोडक्शन स्टेज की, मतलब कोई न्यू प्रोडक्ट जो है वो कंपनी मार्केट में अभी इंट्रोड्यूस कर रही है। तो अब इंट्रोडक्शन स्टेज पे किसी भी एक प्रोडक्ट के क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उस प्रोडक्ट के होते हैं, क्या मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी यहाँ पर मार्केटर्स जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन स्टेज पर। तो अब इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर यहाँ पर लो सेल्स वॉल्यूम होती है। तो अब ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन स्टेज पर लो सेल्स वॉल्यूम होगी, सेल्स जो है वो कम होंगे कंपनी के, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर्स के अंदर अभी प्रोडक्ट को लेकर उतना अवेयरनेस नहीं होता, क्योंकि अभी अभी वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में एंटर हुआ है और अभी यहाँ पे कस्टमर्स को पता नहीं है कि यहाँ पे ऐसा कोई प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर कंपटीशन जो है वो लो होता है, या नो कंपटीशन भी हो सकता है यहाँ पर इंट्रोडक्शन स्टेज पर, कि आपने हो सकता है ऐसा कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अभी इंट्रोड्यूस किया हो। इसके लिए एग्जांपल हो सकता है बॉश के डिश वॉशर्स हो सकते हैं। तो अभी ये कंसेप्ट जो है डिश वॉशर्स का वो इंडिया में न्यू है, तो यहाँ पे कंपटीशन यहाँ पे लो है बॉश के लिए। तो अभी जो डिश वॉशर्स हैं वो इंट्रोडक्शन स्टेज पर हैं इंडिया के अंदर, तो इसीलिए यहाँ पर उनकी सेल्स वॉल्यूम जो होगी वो लो होगी और यहाँ पे कंपटीशन भी लो होगा, या फिर नो कंपटीशन होगा, कोई भी कंपटीशन वहाँ पे मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है वो हाई होता है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारी सेल्स जो है वो नहीं हो रही है, अभी अभी वो प्रोडक्ट जो है वो हमने प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया है, अभी मास प्रोडक्शन भी जो है वो उस प्रोडक्ट का नहीं हुआ है। तो इसीलिए वो प्रोडक्ट जो है वो अभी उसका सिलेक्टिव
डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्केट के अंदर। अभी हम किसी एक पर्टिकुलर सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को ही वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, ताकि हमें उस पर्टिकुलर ग्रुप से जो फीडबैक मिले उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट में चेंजेस कर पाएँ। तो इसीलिए अभी हम उस प्रोडक्ट की मास प्रोडक्शन नहीं करते, और यहाँ पर इसीलिए लो सेल्स वॉल्यूम होती है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर्स को अभी पता नहीं होता कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट करता है। तो अब यहाँ पे जो प्राइजेज़ होंगे वो यहाँ पे हाई भी हो सकते हैं और लो भी हो सकते हैं। प्राइजेज़ को हाई सेट करना इंट्रोडक्शन स्टेज पर, इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे ये स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, और प्राइजेज़ को लो सेट करना इंट्रोडक्शन स्टेज पे, इसको हम कहते हैं कि ये पेनेट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। तो अब इन दोनों ही प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे प्राइसिंग डिसीजन में, मार्केटिंग मिक्स के सेकेंड पी को डिस्कस करते वक्त। तो अब यहाँ पे प्राइस स्ट्रैटेजी जो है वो कंपनीज इंट्रोडक्शन स्टेज पर या तो हाई सेट कर सकती हैं, हो सकता है उनको जो उनका टारगेट कस्टमर ग्रुप है वहाँ पर अपर मिडिल क्लास जो कस्टमर्स हैं उनके लिए वो प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन किया गया है, वो लग्जरी प्रोडक्ट है अगर, तो वहाँ पर वो स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं, जहाँ पर वो प्राइजेस को हाई सेट करते हैं। लेकिन अब अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल प्रोडक्ट है, नेसेसिटी प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है वो कंपनी अडॉप्ट करती है इंट्रोडक्शन स्टेज पर। तो अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर इंट्रोडक्शन स्टेज पर अगर पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अगर कंपनीज यूज़ करेंगी तो वहाँ पर जो कस्टमर्स होंगे वो मोर प्राइस सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर प्राइजेस जो हैं वो ज़रा सा भी उनमें अगर फ्लक्चुएशन होता है तो उन कस्टमर्स की जो डिमांड है वो कंपैटिटर्स की तरफ शिफ्ट हो सकती है, वो कंपैटिटर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो सकते हैं अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे प्राइजेस में फ्लक्चुएशन होता है तो। लेकिन इसका ऑपोजिट यहाँ पे स्किमिंग प्राइसिंग में होता है, जहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो लेस प्राइस सेंसिटिव होते हैं, वहाँ पर उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर प्राइजेस जो हैं वो हाई भी हैं या लो भी हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कंपनीज जो हैं वो हाई प्राइजेस सेट करती हैं, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स जो हैं वो हाई प्राइजेस भी पे करने के लिए रेडी होते हैं। तो अब यहाँ पे लो प्रोडक्ट इनोवेशन होता है इंट्रोडक्शन स्टेज पर, कि अभी दूसरे जो पोटेंशियल एंट्रेंट्स होंगी मार्केट में जो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है एंटर हो पाए, तो इसीलिए यहाँ पर लो प्रोडक्ट इनोवेशन होता है। अभी मार्केट में उतने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते इंट्रोडक्शन स्टेज पर, क्योंकि अभी आपका प्रोडक्ट जो है वो न्यू टू द मार्केट है। हो सकता है कोई न्यू मार्केट को आप टारगेट कर रहे हो न्यू प्रोडक्ट के साथ, तो इसीलिए हम यहाँ पर बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन स्टेज पर यहाँ पे लो प्रोडक्ट इनोवेशंस होते हैं। तो अब आपको याद होगा हमने कस्टमर टाइप को डिस्कस किया था, तो अब इंट्रोडक्शन स्टेज पर कस्टमर का जो टाइप होता है वो इनोवेटर्स होते हैं, कि यहाँ पे कस्टमर्स जो हैं वो रिस्क टेकिंग होते हैं, वो जल्दी ही कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इनोवेटर्स होते हैं, रिस्क टेकिंग कस्टमर्स होते हैं, जो न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में एंटर होते हैं वो उनको ट्राई करना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टेज पर जो कस्टमर का टाइप होगा, जो कस्टमर एक्चुअली हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, वो कस्टमर्स जो होंगे वो वहाँ पे इनोवेटर्स कहलाएंगे। उनको हम इनोवेटर्स बोलेंगे कि वो रेडी हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कोई भी रिस्क लेने के लिए। तो यही यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज पर, कि हमने यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है उनको भी हाई किया, क्योंकि हम यहाँ पे प्रमोशनल एफर्ट्स जो हैं वो लगा रहे हैं ताकि कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट के लिए अवेयरनेस जो है वो जनरेट हो। तो इसीलिए यहाँ पे प्रमोशनल एफर्ट्स जो हैं वो भी हाई होते हैं। तो यही सब मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी जो है वो हम अडॉप्ट करते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज पर। प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन स्टेज पे जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रोडक्ट के, उसी के अकॉर्डिंग हम मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी जो है उसको अडॉप्ट करते हैं। तो अब जब यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टेज पर जो है प्रोडक्ट जो है वो कवर कर लेता है और धीरे धीरे वो प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन से ग्रो करता है, तो वो एंटर होता है यहाँ पे ग्रोथ स्टेज पर। जब प्रोडक्ट जो है वो ग्रो करेगा मार्केट के अंदर, और वो कैसे होगा, प्रोडक्ट ग्रोज इन पॉपुलैरिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी कंपनीज प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर, लेकिन अब ग्रोथ स्टेज के ऊपर मास प्रोडक्शन जो है वो कंपनीज करेंगे और यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर्स तक वो प्रोडक्ट जो है उसको अवेलेबल करवाएंगे। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट ग्रोज इन पॉपुलैरिटी, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रमोशनल एफर्ट्स को, प्रमोशनल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ किया था, इसीलिए यहाँ पर प्रोडक्ट
जो है वो ग्रो कर रहा है, पॉपुलैरिटी में भी कस्टमर्स को ऐसा पता चल रहा है कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट करता है और उनको वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज करना चाहिए। तो अब यहाँ पे सेल्स भी ग्रो होते हैं क्योंकि कंज्यूमर्स में अवेयरनेस जनरेट हो रही है, तो इससे सेल्स भी ग्रो होंगे और प्राइजेस जो हैं वो डिक्रीज कर देंगे ताकि कस्टमर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हों उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ। डिमांड एक्सपैंड होती है यहाँ पर ग्रोथ स्टेज में, क्योंकि अब जो है कस्टमर्स को पता है प्रोडक्ट के बारे में और वो क्वालिटी से अगर सेटिस्फाइड होंगे तो वो ट्राई करना चाहेंगे उस प्रोडक्ट को। तो इसीलिए यहाँ पे डिमांड जो है वो एक्सपैंड होती है, प्राइजेस क्योंकि डिक्रीज हो रहे हैं तो इनका इन्वर्स रिलेशनशिप जो है उसी को यहाँ पे हम ग्रोथ स्टेज पर देखते हैं कि जैसे ही हम प्राइजेस को डिक्रीज करते हैं तो उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और इसी की वजह से हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ होती है और रेवेन्यू जनरेशन जो है वो भी होता है। और यहाँ पर कंपटीशन जो है वो ग्रो कर जाता है, जो हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पे नो कंपटीशन या फिर लो कंपटीशन होता है इंट्रोडक्शन स्टेज पर, लेकिन ऐसा ग्रोथ स्टेज पर नहीं होता। जैसे मैगी का एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पर कि मैगी जब इंट्रोड्यूस हुई थी मार्केट में तो उसका हार्डली ही कोई कंपैरेटर था मार्केट में, लेकिन जब वो धीरे धीरे ग्रो हुई, ग्रोथ स्टेज पर एंटर हुई, तो वहाँ पर उसके डिफरेंट कंपैरेटर्स जो है वो मार्केट में एंटर हुए, जिसका एग्जांपल हो सकता है सनफीस्ट जीपी हो सकता है, चिंग्स के नूडल्स हो सकते हैं, नॉर के नूडल्स हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जब ग्रोथ स्टेज पर कोई प्रोडक्ट जो है वो एंटर होता है तो वो कंपटीशन फेस करता है, कंपटीशन जो है वो भी धीरे धीरे ग्रो करता है। इसके डिफरेंट एग्जाम्पल हो सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल हो सकते हैं। कोका कोला का एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है कि जब वो मार्केट में एंटर हुए तो क्या कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एग्जिस्ट करते थे और जब वो धीरे धीरे ग्रो हुआ प्रोडक्ट तब कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो मार्केट में एंटर हुए, तो उसको भी हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, उसका भी एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि हम इंट्रोडक्शन स्टेज पे प्रमोशनल एफर्ट्स को इंक्रीज़ कर रहे थे, तो हम यहाँ पे प्रमोशनल एफर्ट्स जो है उनको हाई ही रखते हैं ताकि वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो और ग्रो करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स तक वो प्रोडक्ट जो है वो पहुँच पाएगा, उसकी अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड होगी उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर। और यहाँ पे जो कस्टमर का टाइप होगा वो होगा यहाँ पर अर्ली अडॉप्टर्स। यहाँ पे कस्टमर्स जो हैं वो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, वो जल्दी ही इनोवेटर्स के बाद प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं, जो वो ऐसा मार्केट में देख लेते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे इनोवेटर्स जो हैं वो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर चुके हैं, तो वो यहाँ पे उस प्रोडक्ट को जल्दी ही अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको परचेज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनको हम अर्ली अडॉप्टर्स बोलते हैं, जो जल्दी ही प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ स्टेज पर जो टाइप ऑफ कंज्यूमर्स होंगे वो अर्ली अडॉप्टर्स होंगे। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि ग्रोथ स्टेज पर जब यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो पॉपुलैरिटी में ग्रो कर रहा था, अवेलेबिलिटी में भी ग्रो कर रहा था, सेल्स इंक्रीज़ हो रहे थे, रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहे थे, तो ऐसा हो सकता है कि जो प्रोडक्ट होगा वो लॉन्ग टर्म तक ग्रोथ स्टेज पर भी रह सकता है, जहाँ पे कंपनीज जो है वो प्रमोशनल एफर्ट्स इंक्रीज़ कर रही होंगी, प्राइजेस को डिक्रीज़ कर रही होंगी, और ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कंपनीज जो है वो मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्राइजेस को इंक्रीज़ भी कर सकती हैं, हाई भी सेट कर सकती हैं। तो जब यहाँ पे ग्रोथ स्टेज से जो प्रोडक्ट है वो पास करेगा उसके बाद वो एंटर होगा मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर, जहाँ पे मार्केट जो है वो सैचुरेट हो जाएगी। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा क्योंकि कंपटीशन ग्रो कर रहा था तो वहाँ पे डिफरेंट सप्लायर्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो कंपनीज होंगी उनके लिए जो मार्केट होगी, एग्जिस्टिंग मार्केट जो है वो सैचुरेट होने लग जाएगी। तो यहाँ पे कंपटीशन जो है वो इंटेंसिफाई हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पहले ही ग्रोथ स्टेज पर ग्रो कर रहा था कंपटीशन। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे अगर कंपटीशन जो है वो इंटेंसिफाई होगा, मतलब हमें मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी जो है उनको चेंज करना पड़ेगा ताकि कस्टमर्स जो है वो हमारे ही प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हों। और ये हम कैसे कर पाएंगे? प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन से, जो डिफरेंट कंपैरेटर हैं उनसे अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट करके। तो ये हम कैसे कर पाएंगे? हम प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन को कैसे अचीव कर पाएंगे? प्रोडक्ट के फीचर्स को इंक्रीज़ करके, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करके, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करके, या फिर उनको कुछ एक्सक्लूसिव प्रमोशनल एफर्ट्स डाल के उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, जिसमें सेल्स प्रमोशन हो सकता है या डिस्काउंट प्रोवाइड करना हो सकता है। तो मैच्योरिटी स्टेज पर यहाँ पे जब कॉम्पिटिशन इंटेंसिफाई होगा तो हमें प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा ताकि कस्टमर्स को ऐसा पता चले कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बेटर है कंपैरेटर्स के प्रोडक्ट से इन एवरी वे।
तो अब यहाँ पे डिमांड एंड प्रॉफिट स्टेबलाइज, क्योंकि अब मार्केट यहाँ पे सैचुरेट हो रहा है, तो यहाँ पे अब डिमांड और प्रॉफिट जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है कि हमें जो लॉन्ग टर्म तक जो पहले प्रॉफिट हो रहा था ग्रोथ स्टेज पर, वही प्रॉफिट लॉन्ग टर्म तक जो है वही प्रॉफिट हमें होता है, वही डिमांड जो है वो मार्केट में स्टे करती है। तो इसी को हम कहते हैं कि यहाँ पे डिमांड एंड प्रॉफिट जो है वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, जो प्रॉफिट हमें ग्रोथ स्टेज पर हो रहे थे। और यहाँ पे कंपनी ने एक्सपेक्ट किया था कि आगे जो प्रॉफिट और डिमांड होंगे वो और भी ग्रो करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैच्योरिटी स्टेज पर जब प्रोडक्ट जो है वो एंटर होता है, तब यहाँ पे जो डिमांड एंड प्रॉफिट होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है। जितना प्रॉफिट हमें पहले हो रहा था या जितनी डिमांड पहले थी वो अभी भी बनी रहती है, स्टे करती है, स्टेबलाइज हो जाती है। तो जब प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे ग्रोथ स्टेज से मैच्योरिटी स्टेज पर आता है तो वो मार्केट स्टेबलाइजेशन देखता है और वो यहाँ पे न्यू मार्केट को डेवलप करता है कि मतलब अब जो एग्जिस्टिंग मार्केट है वो सैचुरेट हो चुकी है, तो वो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को जो है वो न्यू मार्केट को ऑफर करता है, न्यू ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को ऑफर करता है, कुछ प्रोडक्ट इनोवेशन करके या फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करके। तो ऐसा न्यू मार्केट न्यू प्रोडक्ट भी हो सकता है, न्यू मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो जब प्रोडक्ट जो है वो मैच्योरिटी स्टेज से पास हो जाएगा तो वो यहाँ पे एंटर होगा डिक्लाइन स्टेज के ऊपर। तो अब यहाँ पे शार्प डिक्लाइन इन सेल्स। तो अब यहाँ पे जब स्टेबलाइज हो जाता है मार्केट, उसके बाद यहाँ पे ऐसा हो सकता है क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज हो गया है और अब हम इफेक्टिवली जो है वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को नहीं कर पाए हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे शार्प डिक्लाइन होगा हमारे सेल्स में। जो भी न्यू प्रोडक्ट पहले एंटर हुआ था उसकी सेल्स जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी और हमें रिवाइव करना पड़ेगा मार्केट को। और यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्योंकि कंपैटिटर्स जो हैं वो हमारे प्रोडक्ट को डिस्प्लेस कर देंगे अपने प्रोडक्ट से। और यहाँ पे प्रमोशनल एफर्ट्स भी डिक्रीज़ हो जाएंगे क्योंकि हमें उतना रेवेन्यू जो है वो जनरेट नहीं हो रहा है क्योंकि सेल्स डिक्रीज़ हो रही हैं, और इसीलिए यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन भी लो हो जाएगा और हम प्रमोशनल एफर्ट्स जो है वो नहीं लगा पाएंगे। तो तब जब कंपनी जो है मैच्योरिटी स्टेज से पास हो जाती हैं तो वो डिक्लाइन स्टेज में एंटर होती हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो शार्प डिक्लाइन इन सेल्स देखता है और वहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है मार्केट से, कंपैटिटर के प्रोडक्ट से। तो जब यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो डिक्लाइन स्टेज से पास करेगा तो वो यहाँ पे अबैंडनमेंट स्टेज की तरफ एंटर होगा, और यहाँ पर जब प्रोडक्ट जो है वो अबैंडनमेंट की स्टेज में आता है तो यहाँ पे ऑब्सोलीट प्रोडक्ट हो जाता है वो, कि अब प्रोडक्ट जो है वो कुछ ऐसे इनोवेशन मार्केट में एंटर हो गए हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से वो ऑब्सोलीट हो गए हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे अबैंडन हो गया है वो प्रोडक्ट। अब जो कंपनीज़ हैं वो इतने प्रमोशनल एफर्ट्स जो हैं वो नहीं लगाते उस प्रोडक्ट के लिए, और इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग द सेल्स दे फोकस ऑन रिड्यूसिंग द कॉस्ट। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर को वो डिक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं और वो किसी एक स्ट्रॉन्गर फर्म के साथ मर्जर की कोशिश करते हैं। जैसे हमने वोडाफोन एंड आइडिया के केस में देखा कि जब आइडिया जो है वो अबैंडनमेंट की स्टेज पर आ गया था तो उन्होंने वहाँ पर अपने जो सेल्स है उसको इंक्रीज़ करने से अच्छा उन्होंने देखा कि वो अपनी कॉस्ट को ही वहाँ पर डिक्रीज़ कर लें। तो इसीलिए उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर को डिक्रीज़ करने के लिए मर्जर के लिए ऑप्ट किया और उन्होंने वोडाफोन के साथ मर्जर कर लिया, किसी एक स्ट्रॉन्गर फर्म के साथ मर्ज कर लिया। तो अब यहाँ पे कंपनी को हैवी लॉसेस होते हैं अबैंडनमेंट की स्टेज पर, इसीलिए वो मर्जर की तरफ जाते हैं कि कोई स्ट्रॉन्गर फर्म जो है वो उनके साथ मर्जर कर ले ताकि वो अपने जो लॉसेस हैं वो उनको वहाँ पर स्टॉप कर पाएँ। तो यही होता है अबैंडनमेंट की स्टेज पर। जब प्रोडक्ट जो है वो अबैंडनमेंट की स्टेज पर आ जाता है तो वो मार्केट से ऑब्सोलीट हो जाता है और वो मर्जर की तरफ देखता है किसी स्ट्रॉन्गर फर्म के साथ। तो अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सारे ही प्रोडक्ट जो है वो इन सारी 5 स्टेजेस से होकर गुजरे ही। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ अभी ग्रोथ ही देख रहा हो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, लेट्स से 1, 5 और 10 ईयर्स तक वो जो है ग्रोथ स्टेज ही देख रहा हो, वहाँ पर मैच्योरिटी स्टेज ही देख रहा हो। ऐसा भी हो सकता है जैसे पार्ले जी के केस में हो सकता है, ऐसा मैगी के केस में हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म तक, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक जो है वो मैच्योरिटी या ग्रोथ स्टेज ही देख रहे हों, या फिर ऐसा इंट्रोडक्शन स्टेज भी हो सकता है और डिक्लाइन और अबैंडनमेंट स्टेज भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे पीएलसी को इस ग्राफ के थ्रू समझेंगे। तो अब यहाँ पे वाई एक्सिस पर यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड सेल्स को देख रहे हैं और एक्स एक्सिस पर यहाँ पे टाइम है। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हमने ये 5 डिफरेंट स्टेजेस जो है उनको स्टडी कर लिया। अब हम इसको सिर्फ ग्राफ के थ्रू जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे।
तो अब यहाँ पे जैसे हमने इंट्रोडक्शन स्टेज पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे सेल्स जो है वो अभी लो होती है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट जो है उसको अभी मास प्रोडक्शन नहीं किया है, उसका सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो कस्टमर्स में अभी अवेयरनेस नहीं है उस प्रोडक्ट को लेकर, इसीलिए हमारी सेल्स यहाँ पर लो होती है। और यहाँ पे जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर इसको हम लॉस भी बोल सकते हैं, कि क्योंकि हम प्रमोशनल एफर्ट्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं और हमारी सेल्स जो है वो अभी उतनी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमें अभी लॉस हो रहा होता है इंट्रोडक्शन स्टेज पर। लेकिन ऐसा ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, हमें उसके बाद प्रॉफिट भी होता है। तो अब यहाँ पे सेल्स इंक्रीज़ होती है और प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा होता है। यहाँ पे हमने देखा पहले जो लॉस था वो ज़्यादा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम हो जाता है और प्रॉफिट की तरफ जाता है। तो अब यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुई थी हमारी सेल्स और वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है। ग्रोथ स्टेज पर इंक्रीजिंगली इंक्रीज़ हो रही है हमारी जो सेल्स है। सेम गोज़ विद द प्रॉफिट, प्रॉफिट भी हमारा इंक्रीजिंगली इंक्रीज़ होगा क्योंकि हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो रही है। तो अब यहाँ पे ग्रोथ स्टेज पर जब हमने देखा कि एक स्टीपर इंक्रीज़ है, स्टीपर राइज है इन सेल्स एंड प्रॉफिट, तो अब यहाँ पे सैचुरेशन की तरफ एंटर होती है मार्केट, जहाँ पे हाईएस्ट सेल्स एंड प्रॉफिट होता है और यहाँ पर मार्केट जो है वो सैचुरेट हो जाती है या स्टेबलाइज हो जाती है। सेम गोज़ विद द प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे जब मेचोरिटी स्टेज से पास हो जाता है प्रोडक्ट, तो वो यहाँ पे नोज डाइव करता है, सेल्स भी और प्रॉफिट भी, और वो वहाँ पे डिक्लाइन की तरफ जाता है प्रोडक्ट। उसकी सेल्स भी डिक्लाइन होती है और प्रॉफिट भी डिक्लाइन होता है। उसके बाद जब यहाँ पर डिक्लाइन से स्टेज से प्रोडक्ट जो है वो पास हो जाएगा, उसके बाद वो अबैंडनमेंट स्टेज की तरफ जाता है और वहाँ पे लोएस्ट सेल्स एंड प्रॉफिट होता है और कंपनी यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को जो है वो अबैंडन कर देती हैं और यहाँ पे उसको हैवी लॉसेस हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जो इंट्रोडक्शन स्टेज का टाइम है वो यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ ईयर्स तक रहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ग्रोथ स्टेज जो है वो भी ऐसा हो सकता है कि 1 और 2 ईयर्स तक रहे, उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो मैच्योरिटी स्टेज पर एंटर हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो हमने पार्ले जी और मैगी का एग्जाम्पल लिया, वो अभी उसका जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो ज़्यादा है, मतलब जो प्रोडक्ट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक मार्केट में स्टे करेगा उसका ज़्यादा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक प्रोडक्ट जो है वो मैच्योरिटी स्टेज में ही रहे, जहाँ पर वो अपने हाईएस्ट सेल्स एंड प्रॉफिट जो है उसको देखे। तो इसीलिए यहाँ पे कंपनीज़ जो हैं वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारी ही स्टेजेस से होकर जो है वो गुजरते हैं। वो हो सकता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक मैच्योरिटी, ग्रोथ या इंट्रोडक्शन स्टेज पर ही रहें। तो आई होप आपको यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो समझ में आया होगा, और इसके साथ साथ जो हमने डिफरेंट प्रोडक्ट मिक्स को डिस्कस किया, तो आई होप आपको यहाँ पे पीएलसी के साथ साथ कस्टमर्स के टाइप भी समझ में आए होंगे। कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टेज पर हमने देखा कि यहाँ पे इनोवेटर्स जो हैं वो यहाँ पर इंट्रोडक्शन स्टेज पर होते हैं, जो जल्दी रिस्क टेकिंग कस्टमर्स होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रोडक्ट्स के साथ और जल्दी प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। ग्रोथ स्टेज पर हमने देखा कि यहाँ पे कस्टमर्स जो हैं वो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, और मेचोरिटी स्टेज पर यहाँ पे लेट अडॉप्टर्स को हमने देखा कि वहाँ पे जो कस्टमर्स होंगे वो लेट अडॉप्ट करते हैं लेकिन अडॉप्ट कर लेते हैं उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। डिक्लाइन स्टेज पर हमने देखा कि यहाँ पर डिक्लाइन स्टेज पर जो है वो लॉयल कस्टमर्स होते हैं, कि अब यहाँ पे कस्टमर लॉयल्टी जो है वो चेक हो जाती है डिक्लाइन स्टेज पर, कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन भी कर रहा है तब भी वहाँ पर कस्टमर्स जो हैं वो प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए रेडी हैं। तो ये पता चलता है कि प्रोडक्ट की लॉयल्टी से, जैसे इसमें भी मैगी का एग्जाम्पल हो सकता है कि जब मैगी ने यहाँ पे बैकलैश देखा तो उसके बाद भी वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे थे जो तब भी मैगी को बाय कर रहे थे। तो ये जो डिक्लाइन स्टेज है वहाँ पर जो कस्टमर्स प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे वो वहाँ पर लॉयल कस्टमर्स होंगे जो हमारे प्रोडक्ट को तभी परचेज़ करने के लिए रेडी हैं जब प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन स्टेज पर है। और अबैंडनमेंट स्टेज पर यहाँ पे कस्टमर्स जो है वो प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करते। तो आई होप यहाँ पे आपको पीएलसी के जो होलसम कंसेप्ट्स हैं वो समझ में आए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।